Okay, so Assalamu alaikum everyone again. So I am Mohammad Usman, your co-host, and our host is Dr. Nida Iqbal. She is from 49th KTP, and you can see her credentials over there. She secured 8th position in CSS 2020 exams, and she also secured second position in PMS 2020 exams. तो एंड मोर जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये इनकी पहली अटेम्प्ट थी दोनों में, तो दैट वाज रियली अ कमेंडेबल जॉब एंड अचीवमेंट। एंड मेरी जो पोजीशन थी 18th पोजीशन, दैट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई डिड नॉट गेट एलोकेशन, although I qualified the exam, which was in itself an achievement, but I could not get allocation. But unki Dr. Nida Iqbal, who got 8th position in her first attempt, so really commendable. So without wasting any time, let us get to Dr. Nida directly, and she will take over now. So, ma'am, can you hear us? जी बिल्कुल उस्मान, I can hear you. Okay, so ma'am, it's over to you now. Please, you can start your presentation, जो भी है, and then at the end, you will take question answer session. I will be available here if you have any issue or anyone has any issue, they can just contact me. So please, over to you. Thank you, Usman. Thank you so much. Assalamu alaikum, everybody. Hope all of you are doing good. So let me start you by my introduction. उनके लिए कुछ को मे भी पता हो, कुछ को ना पता हो, और उस्मान सर ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी करा दिया, बट लेट मी टेक यू थ्रू माय जर्नी वंस सो दैट यू कैन रिलेट टू मी एज वेल, और फिर वो लोग जिनका मेरे साथ कॉमन बैकग्राउंड है, दे कैन आस्क मी क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन आंसर सेशन इफ दे वांट टू. सो आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन. मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपना मेडिकल किया. उसके बाद आई वाज डूइंग माय हाउस जॉब, and I also started my post graduation when the thought of doing CSS struck to me. CSS की जर्नी मेरी बहुत ज़्यादा tumultuous रही, बहुत ज़्यादा मुझे at certain points मुझे ये लगता था कि गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि CSS में, और ये बात मैं जो भी मुझसे जब भी पूछता है तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि CSS में आपको बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत होती है. everybody is different, और ये एग्जाम इस तरह का है कि you are going to have very different queries, very different backgrounds, very different ways of approaching something. Especially political science में मुझे बहुत मसला था. Political science जो है उसमें मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, और उसकी वजह से मुझे लगता था कि जैसे आई नीड अ प्रॉपर टीचर फॉर दैट. मेरे पास टाइम नहीं था टीचर के पास जाने का. सो आई मैनेज्ड इट ऑन माय ओन, आस्किंग अ फ्यू पीपल कि अच्छा कैसे हो रहा है. तो वो एक बड़ा डिफरेंट सिनेरियो होता है फॉर एवरीबॉडी. इस चीज के लिए आपको खुद को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. आपकी लक ऑब्वियसली मैटर्स, योर प्रेयर्स टू गॉड ऑब्वियसली मैटर, लेकिन ये है कि इस चीज को, इस प्रोसेस को अगर आप समझ लेते हैं तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में मोस्ट प्रोबेबली यू कैन नेल इट. आप लोग अक्सर देखते होंगे, ये बहुत ज्यादा लोगों का शिकवा भी होता है कि जी उसके पास पर्सनल मेंटोरशिप थी, या एक फैमिली में अगर ब्यूरोक्रेट्स हैं तो उनके बच्चों के लिए या उनके बहन भाइयों के लिए इट्स वेरी इजी टू नेल दिस एग्जाम. वो कोई उनको कोई उस चीज में बेनिफिट इसके सिवा कोई नहीं मिल रहा होता कि उनको इस एग्जाम की बेहतर समझ होती है, और वो समझ वो अपने साथ वालों में, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में या सिबलिंग्स में ट्रांसमिट कर सकते हैं. सो everybody who is listening to me, I'll emphasize this point once again, कि जब भी आप लोग, you are just at the start of this journey, the time is ample, trust me, time is ample for PMS as well as for the CSS attempts. तो आपको सिर्फ अपनी वीकनेसेस का पता होना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए, और जो भी सब्जेक्ट आप अप्रोच कर रहे हैं उसको आपने सोच समझ के खुद के डिसीजन के साथ अप्रोच करना है. किसी एकेडमी के कहने पे कोई भी सब्जेक्ट आप लोगों ने नहीं रखना. So coming back to my journey, ये जरा highlight point था तो I wanted it to discuss there and then. So I started my CS. So time मेरे पास it was a little bit short. मैंने खैर I started एक belief के साथ कि you can do it. Time आपके पास जितना भी हो, अभी तो it's just the start, it's just the beginning, so you can approach the subjects the way you want to. लेकिन in case
somebody hearing to me उसको आखिरी 3 महीनों में तैयारी करना याद आता है तो कोई बात नहीं, you can still nail it. मैंने सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए थे 6 सब्जेक्ट्स जो कंपलसरी होते हैं CSS के, वो थे। जो लोग नए हैं उनको नहीं पता, दे कैन गो एंड विजिट दी ऑफिशियल वेबसाइट्स, उनके ऊपर सारी डिटेल्स दी होती हैं। इसके अलावा आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने होते हैं। तो जो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे उसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया था। क्यों चूज़ किया था इसमें मैं अभी शॉर्टली आती हूँ, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट किया, इसके अलावा मैंने इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्ट किया। ऑब्वियसली आई एम अ साइंस स्टूडेंट, आई वाज बाउंड टू गो आफ्टर साइंस थिंग्स। आई मिस्ड आउट ऑन zoology क्योंकि zoology का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। पहले वो 200 नंबर का होता था एंड एवरी डॉक्टर वुड ऑप्ट फॉर zoology, लेकिन अभी जब सिलेबस चेंज हुआ है तो उसके बाद उसको 100 मार्क्स का कर दिया गया। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अक्सर आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस आ जाते हैं। आउट ऑफ द सिलेबस से मुराद मेरी सिर्फ वो सिलेबस है जो मैंने अपनी मेडिकल स्टडीज में पढ़ा था या FSC में पढ़ा था। तो वो थोड़ा उसके ऊपर आपको डेटा मिलना मुश्किल होता है, तो इसलिए मुझे लगता है, और उसको फिर आपको याद बहुत ज्यादा करना पड़ता है, प्रॉपर आपको उसको टाइम देना है, आपको उसको याद करना है, मेमोराइज करना है। सो आई चोज एनवायरमेंटल साइंस इंस्टेड ऑफ zoology. आई चोज US हिस्ट्री, आई चोज आई लॉ एंड आई ऑप्टेड पंजाबी। अब इसमें आपको मैं बताती हूँ हर सब्जेक्ट चूज करने की मेरी क्या वजह थी, एंड आई रिपीट एवरीबॉडी हैज टू हैव देयर ओन रीजंस. So I opted for political science because one of my class fellows had already nailed CSS. उसकी बहुत अच्छी position थी and he is a very nice guy, so I discussed it with him. And पहले मैं IR पढ़ना शुरू कर चुकी थी, but when I discussed it with him, so he advised me to go for political science. एक आपकी जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, इट डज शेप्स यू, इट डज imparts in you some skills. तो और फिर जनरल जो मैंने एक दो और लोगों से भी पूछा, सो दे एडवाइज्ड मी कि आप एक दफ़ा पॉलिटिकल साइंस को मौका दे के देखें, एंड दैट्स अ बेटर सब्जेक्ट दैट इज आल्सो गोइंग टू बिल्ड योर बेसिस, एंड इट एक्चुअली हैपेंड। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की वजह से मेरी ये हेल्प हुई थी कि सिंस आई हैड अ टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड, सो आई यहाँ पे मैं एक चीज़ ऑलरेडी मेंशन कर दूँ, आई हैव ऑलवेज बीन इनटू डिबेट्स और पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी और इस तरह की चीज़ें, मेरी जनरल नॉलेज बेहतर थी। तो हम ये नहीं कहेंगे आई हैडंट हैड एन एडवांटेज, आई हैड एन एडवांटेज ऑलरेडी, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मेरी इंग्लिश और ग्रामर बिल्कुल ठीक थी। मुझे आर्गुमेंटेशन आती थी बिकॉज आई वॉज अ पार्लियामेंट्री डिबेटर, तो मुझे उस चीज़ को बिल्ड करना आता था और मुझे दुनिया में क्या हो रहा है ये चीज़ें ऑलरेडी पता थी। इसके बावजूद स्टेट क्या होती है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सारे फिलोसफर्स क्या होते हैं, वेयर इज इट द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो एंड प्रेजेंट स्टेट सिस्टम कमिंग फ्रॉम, ये चीज़ों की बेसिस मुझे नहीं पता थी। फिर जब मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़नी शुरू की तो मुझे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हुई कि ठीक है ये चीज़ें मुझे बाकी चीज़ों को बिल्डअप करने में हेल्प करेंगी। लेकिन सिंस अब उसमें पार्ट ए है, पार्ट बी है। पार्ट ए में फिलोसफर्स हैं, देन वी हैव डिफरेंट उसके और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। उनको जिस तरह मैंने अप्रोच किया तब और जिस तरह अब मैं किसी को एडवाइस करूंगी अप्रोच करने के लिए, दैट इज अ टोटल डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मुझे पॉलिटिकल साइंस स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ते हुए बहुत प्रॉब्लम हुई थी, एंड आई हैड टू आस्क पीपल हाउ टू गो अबाउट इट, और अनड्यू टाइम मैंने दिया बहुत सारी चीज़ों को, बट इट वेंट वेल अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी मुझे उम्मीद थी उससे ज़्यादा आई बिलीव आई हैड टॉप स्कोर इन पॉलिटिकल साइंस बोथ इन PMS एज वेल एज CSS, सो नाउ आई हैव एक्चुअली बिकेम टू लव द सब्जेक्ट। उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस का मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, व्हाई आई ऑप्टेड इट। उसका भी सिलेबस ये था कि उसमें सिलेबस मुझे समझ आ रहा था। हमने मेडिकल साइंसेस में थोड़ी वो चीज़ें पढ़ी होती हैं, कुछ नई चीज़ें थी, दैट वाज कवरेबल। आई लाइक द सब्जेक्ट सो आई ऑप्टेड इट एज वेल। US हिस्ट्री भी मुझे पसंद था, कंटेम्प्रेरी था, आई अगेन वेंट फॉर इट। जहाँ तक अच्छा US हिस्ट्री का जो हमारे वाला पेपर था, दैट वाज अ डिफिकल्ट पेपर, उतना डिफिकल्ट नहीं जितना इस साल आया, बट दैट वाज अ डिफिकल्ट पेपर। मार्क्स कम थे, लकीली आई गॉट 60+, जिसमें मेरा ख्याल है इस चीज़ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, एंड दिस इज समथिंग दैट हैज़ हेल्प्ड मी थ्रू आउट माय एजुकेशनल कैरियर। STPs में भी, CTPs में भी, आई वुड से फर्क ये पड़ता है कि हाउ यू आर अप्रोचिंग समथिंग दैट यू आर रीडिंग। मैं मोस्टली चीज़ों को कंसेप्चुअली, बेशक वो कुछ चीज़ों के बारे में माना जाता है कि जो कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ती है। तो मैं एक दफ़ा आई वेंट
to Anarkali once since I'm from King Edward and Mio, तो Anarkali is second home. So Sunday stalls लगते हैं वहाँ पे, books बड़ी अच्छी मिल जाती हैं. तो I went there और इत्तेफाकन मैंने एक book वहाँ पकड़ी US हिस्ट्री की. I don't know where it came from और वो कौन सी बुक है. वो शायद US स्टेट डिपार्टमेंट ने बुक इशू की थी समथिंग. बहुत अच्छी बुक थी. कंसेप्चुअली जो अमेरिकन सोसाइटी है, कैसे सोचते थे, कैसे करते थे, एंड दैट वाज जस्ट कोल्ड वॉर तक. वो मैंने पढ़ी हुई थी. तो मुझे लगता है कि पेपर को जब मैंने अटेम्प्ट किया है, और लेट मी टेल यू, लास्ट पेपर था, आई वाज ऑलरेडी स्टार्टेड फीलिंग सिक, और जो आखिरी क्वेश्चन था वो मैंने सिर्फ 5 सफ़ों का लिखा था. मेरी क्वेश्चंस की लेंथ जरा लंबी होती है, तो आई वाजंट श्योर. लेकिन शायद कंसेप्चुअली पेपर, जो मेरी इंटरप्रिटेशन है अब अपने मार्क्स को लेके, मे बी कंसेप्चुअली पेपर अपनी एक बेसिस डेवलप कर चुका था फ्रॉम क्वेश्चन 1, शायद इसलिए मेरे अच्छे नंबर थे उसके अंदर. और जैसे एक आखिरी जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था वो यूके और यूएस के रिलेशनशिप्स के बारे में था, कि दे स्टार्टेड ऑफ एज अ कॉलोनी, देन द अमेरिकन्स फॉट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटेन, बट नाउ दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट अलाइज. सो हाउ विल यू इंटरप्रेट इट, और ये कैसे होता है, एंड दिस इज ऑल. इसमें फिर मैंने कोटेशंस भी एक दो बड़ी पर्टिनेंट सी थी, इत्तेफाकन याद थी मुझे, मैंने डाल दी. तो this is how I approached US history, and it paid off, alhamdulillah, despite it being a very low scoring subject. एक और जो दूसरा मैंने बहुत ज़्यादा low scoring subject रखा हुआ था, that was I-Law, और I got very lucky in I-Law as well. और again I would say I-Law में मैंने जितने भी कुछ topics मुझे छोड़ने पड़े थे because of the paucity of time, but all the topics that I approached, I actually had a liking for this subject. I knew I was taking a risk, but I was liking the subject, so I went for it. और फिर मैंने पंजाबी रखा था प्योरली ऑन द बेसिस कि इसके नंबर अच्छे आते हैं. और मेरी रखने से पहले ये मिसकंसेप्शन थी कि पंजाबी जो है वो छोटा सब्जेक्ट है, इसको बड़ी जल्दी हम कवर कर लेंगे. इट गेव मी रियली टफ टाइम, क्योंकि पंजाबी उस वक्त मेरी इतनी अच्छी नहीं थी. आई एम मोर फ्लुएंट इन पंजाबी नाउ, और उसमें आपको पंजाबी के शेर याद करने पड़ते हैं. और मेरी उर्दू अच्छी थी. Let me, हाँ, ये this is an important thing to mention for all of you guys who are thinking of it. पंजाबी रखने के लिए उर्दू मेरी बहरहाल अच्छी थी. एफएससी में मेरे स्कोर्स बहुत अच्छे थे. वन ऑफ द रीजंस आई टॉप्ड लाहौर बोर्ड इन एफएससी वाज बिकॉज उर्दू में मेरे अच्छे मार्क्स थे. वहां से मुझे लीड मिलती थी बाकी सालों से. सो उर्दू मेरी अच्छी थी, लेकिन इसके बावजूद पंजाबी का सिलेबस, आप ये मत समझ, किसी भी सब्जेक्ट को आपने ये नहीं समझना कि एक छोटा सब्जेक्ट है, क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो वो असल में लंबा ही होता है. फर्स्ट रीडिंग्स में तो एटलीस्ट लंबा होता है. अगर वो उस सब्जेक्ट की नेचर को आप रिटेन कर सकते हो तो सेकंड रीड में या सेकंड गोइंग में आपको लगेगा अच्छा ठीक है छोटा है, लेकिन दैट अगेन इज डिपेंडिंग अपॉन योर एप्टीट्यूड एंड योर बैकग्राउंड. So this was all about my optionals, why I chose them and how I went about it. इसके अलावा उसके बाद जब मैंने CSS का एग्ज़ाम दे दिया, तो CSS में मैंने कोई ऐसा अकेडमी ज्वाइन नहीं की थी. कुछ सब्जेक्ट्स में US हिस्ट्री थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, और उमैर खान की बुक यूज़ की थी, जो एक वो मुझे एक इत्तफाकन बुक मिल गई थी, वो यूज़ की थी मैंने. इंटरनेट से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा सर्च किए थे, वो सुने थे, तो शायद मे बी उससे आपका जो माइंड का पूरा स्कोप है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडन हो जाता है. तो यू कैन अप्रोच थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. Taking different angles and having an analytical approach is extremely necessary whenever you are going for CSS exams or PMS exams. So after I gave my CSS exams, I was already doing a job and I was doing my post graduation as well. And here is a point for those who think कि ये बड़ा डायलेमा होता है बच्चों के लिए, मेरे लिए भी था एट माय टाइम, कि जॉब छोड़नी है, रखनी है, क्या करना है पोस्ट ग्रेजुएशन. इफ यू आर डॉक्टर और इफ यू आर एन इंजीनियर और व्हाटएवर, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है नहीं करनी है. सो अगेन उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से देखनी होती हैं, अपनी नीड के हिसाब से देखनी होती हैं. आई टुक अ 3 months लीव फ्रॉम माई जॉब, और ये मैं एडवाइस करूंगी सबको, क्योंकि दैट वाज अ गोल्डन एडवाइस दैट आई गॉट, कि अगर आप लोग दे रहे हैं तो प्लीज़ इसको सीरियसली लें, और एटलीस्ट आपने आखिरी 3 महीने सिर्फ इसी को देने हैं, बिकॉज वो 3 महीने आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं. दैट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन ऑल ऑफ योर लाइफ. 3 महीने की बात है, सिर्फ 3 महीने. अगर आप अच्छे से पढ़ें, उसका ये मतलब नहीं कि पहले नहीं पढ़ना, बट आई एम टेलिंग यू कि अगर उस चीज़ के लिए आपको सेक्रीफाइस करना है, छुट्टी लेनी है, वो 3 महीने डेडिकेटेड होने चाहिए. और दिस इज एट लीस्ट ये 3 महीनों की डेडिकेशन की बात हो रही है. So I resumed my job and my training after I gave my CSS exams, और मैंने PMS की सबमिट करा दिए हुए थे पेपर्स.
कोविड चल रहा था उन दिनों, तो कोविड चूंकि चल रहा था तो बड़ी अनसर्टेनिटी थी कि पीएमएस के पेपर्स कब अनाउंस होंगे, और हमारा ये ख्याल था कि पीएमएस के पेपर्स आर नॉट गोइंग टू बी अनाउंस्ड एनी टाइम बिफोर अशूरा, बीच में 9-10 मुहर्रम आ रहा था। बट टू अवर लक जस्ट आई थिंक इट वाज 15 और 18 डेज के शॉर्ट नोटिस पे हमें डेट शीट आ गई थी, और मैंने सब्जेक्ट्स रखे थे पीएमएस में। आई स्कोर्ड सेकंड पोजीशन इन पीएमएस। I was second on interview as well. I had really good, मतलब I was, मेरे हाल में highest number थे 173 इंटरव्यू में PMS के, and I scored 172 and it was a very fun interview as well. तो जब PMS में मैंने रखे थे पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी एंड ज्योग्राफी। अब ये जो ज्योग्राफी था, पॉलिटिकल साइंस मेरा बस पूरा पूरा तैयार था, जैसे जो मुझे लगता था कि अभी मुझे इसके ऊपर और मेहनत करने की जरूरत है। और जो ज्योग्राफी था वो मैंने लोगों से मशवरा करके या खुद उसकी 1-2 चीजें देख के रख लिया था, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल टच नहीं किया हुआ था। मैंने ये सोचा था कि जब बीएमएस अनाउंस होगा उसी टाइम देखेंगे, अभी मुझे सीएसएस की लाइन पे काम करते रहना चाहिए। तो मैं साथ साथ जो थोड़ा सा पढ़ती थी रोजाना का घंटा या 2 घंटा, वो मैं उसी चीज को देती थी। देन और पेपर्स वाले अनाउंस्ड पीएमएस के, तो पीएमएस के जब पेपर अनाउंस हुए तो टाइम बहुत थोड़ा था और आई हैड अ लॉट टू कवर। उसमें फिर जीके भी कवर करनी है, उसमें उर्दू भी कवर करनी है, एंड आई हैड ज्योग्राफी। और लेट मी टेल यू, मैंने 10 दिन में ज्योग्राफी दोनों पेपर्स किए थे, और मुझे बहुत, एक पहले शुरू शुरू में मुश्किल है, उसके बाद मुझे बहुत मजा आया ज्योग्राफी पढ़ के। मे बी कहा ये जाता है कि साइंस बैकग्राउंड वालों को हेल्प होती है, तो मे बी दैट वाज द रीजन, बट आई रियली लव्ड ज्योग्राफी एंड आई स्टिल डू। और ज्योग्राफी में भी मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे, मेरे 170 के अराउंड थे मार्क्स ज्योग्राफी में भी। सो ज्योग्राफी के पेपर, जिसका भी ज्योग्राफी हो उसको तो अटेम्प्ट करने के लिए मैं शॉर्ट टिप यहीं पे दे दूं कि यू हैव टू बी वेरी गुड इन अटेम्प्टेशन, यू हैव टू बी वेरी गुड इन ड्राइंग। आप जितने अच्छे उनको जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस दे सकते हो मैप्स की, चीज़ों की, वो दें, और उससे आपकी पेपर अटेम्प्टेशन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मेरे नंबर्स ने मुझे बताया कि इस चीज़ से, कि जिस चीज़ को मतलब जितनी अच्छी तरह मैंने वो चीज़ एग्जामिनर को समझाई, लिख के भी, ड्रॉ करके भी, और उसको फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में भी, सो ही मस्ट हैव एंजॉयड इट। इसी वजह से नंबर उसने बहुत अच्छे दिए ज्योग्राफी में। सो फिर मेरे पीएमएस के पेपर्स थे। पीएमएस के पेपर्स में मुझे मज़ा बहुत ज़्यादा इसलिए आया बिकॉज आई हैड अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट देन आई हैड इन सीएसएस, जब मैं पेपर देने गई। एंड आई कैन टेल यू द डिफरेंस इन बोथ द रिटन पेपर्स। पीएमएस मैंने बहुत लाइटली लिया, उसको मैंने बिल्कुल सर पे सवार नहीं किया। सीएसएस भी कंपैरेटिवली मैंने उस चीज़ को इतना ज़्यादा सर पे सवार करके या टेंशन लेके पेपर्स उसके भी नहीं दिए थे, बट आई हैड सम प्रेशर। ये वाला पेपर बिल्कुल प्रेशर फ्री था और मैंने बहुत एंजॉय किया। मेरा बहुत कम टाइम लगा, बीच में 4 छुट्टियां थी, उसमें मैंने दोबारा जो मतलब मैंने उसके लिए पीएमएस में मैंने ऑफ नहीं लिया था जॉब से, सिर्फ वो दिन ऑफ थे जिस दिन मैंने पेपर देने जाना था। सो आई ये बात मैं बता इसलिए रही हूँ कि योर माइंडसेट इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर रिजल्ट, और वो आप लोगों के सामने है। जितना आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वो एट द टाइम ऑफ द पेपर और बाद में भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। क्योंकि सीएसएस के पेपर में हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन, उसका कोई ना कोई एंगल इस तरह से आ रहा होता है कि आपने वो कवर नहीं किया होता, लेकिन वो आपके जो टूल सेट है ना आपकी पर्सनैलिटी का, वो आपको वो चीज पास कराता है। सो दैट वाज इट अबाउट माय जर्नी पीएमएस सीएसएस। और ये जो आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, आई ट्राई टू टेक देम afterwards, after I have finished what I have to say today. अब हम आते हैं अपनी प्रेसी की तरफ। देखिए प्रेसी के जनरल प्रेसी में आपको जो एक बात समझने की जरूरत है, समथिंग दैट आई हैव बीन बिल्डिंग माय कंटेंशन ऑल अराउंड इज कि आपको उस चीज की समझ होनी चाहिए। हम उर्दू में अक्सर तलखीस भी करते हैं। वो आपको आपको एक, जब आपने एक दफा ये चीज, कुछ बच्चे बड़ी गलती करते हैं, बाज 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 लोग शायद लाइन बाय लाइन चल रहे होते हैं, जैसे भी चल रहे होते हैं। प्रेसी के मेरी नेचुरली टू मी, क्योंकि तलखीस मुझे बड़ी पसंद थी उर्दू की। प्रेसी में आपने एक सिंपल चीज जहन में रखनी है कि जब आपने पैसेज पढ़ा है उसको आप 2 दफा पढ़ें, आप 3 दफा पढ़ें। बाजुकात किसी की वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, या किसी 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 पेपर में किसी किसी ईयर एग्जामिनर बहुत अच्छा वोकैबुलरी लेके आ गया है, और जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट को नहीं आती, तो भी उस वक्त आपने बैठ के परेशान नहीं हो, दैट इज ओके। अब वो चीज आपके सामने आ चुकी है, यू हैव टू अटेम्प्ट इट इन एनी वे।
सो मेक योर सेल्फ रिलैक्स, उस चीज को 2 दफा पढ़ें, 3 दफा पढ़ें, 4 दफा पढ़ें। अगर कोई लफ्ज बीच से नहीं भी आता तो यू स्टार्ट मेकिंग सेंस ऑफ इट। आपको ये समझ आ जाती है कि अच्छा इसमें ये कह रहा होगा, ये मतलब होगा। आफ्टर यू हैव मेड अ सेंस ऑफ इट, आपको एक रफ आइडिया आ गया। जैसे जो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एज एग्जांपल हम यहाँ पे 2017 की प्रेसी को ले लेते हैं। अगर आप लोग उसको सामने रख सकें तो वो दैट विल आल्सो हेल्प। उसमें एक जनरल आइडिया उसने दिया हुआ है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग बट अ वेरी नोवेल आइडिया उस टाइम पे, कि मे बी नॉट डूइंग समथिंग इज अ सोल्यूशन टू योर एवरीथिंग। Not digested, maybe not doing anything is a solution to everything, all the chaos that is in the world। और फिर वो उस चीज को स्ट्रेच करता हुआ फ्रॉम माइक्रो लेवल वो मैक्रो लेवल पे लेके गया उस पूरे के पूरे पैराग्राफ में, कि हाउ यू आर अप्रोचिंग इट। आप अपने छोटे दिन के मामलात ले लें या फिर आप वर्ल्ड अफेयर्स ले लें, वर्ल्ड वॉर्स ले लें। छोटी सी बात से शुरू होती है। मे बी एट दैट time, if the politicians at that time would not have been scheming and plotting, maybe the world would not have suffered so much destruction. So might be sometime if you have a leisure time, do enjoy it. Do not overwork, do not overdo things, do not overthink things. This was a general idea जो 2017 की प्रेसी में दिया गया था। अब उसमें कुछ डेट्स मेंशन की गई हैं कुछ। अब उसको आपने एक दफा, जैसे आप जब डॉन पढ़ते हैं तो आपको पता है जो उसका जो मेन हेडिंग होती है उसके नीचे वो उसने 1 या 2 लाइन में जो दी होती है, दैट इज हाउ यू डू द प्रेसी। आप अगर डॉन पढ़ते हैं तो उसकी उस टेक्निक पे भी गौर किया करें। दिस इज हाउ यू डू द प्रेसी। आपने जब पूरा पैराग्राफ पढ़ा है तो उसके बाद आपने 1 या 2 लाइन में आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उससे क्या फायदा होता है। एक आपकी क्लैरिटी आती है जहन में कि इस पैराग्राफ का मकसद क्या है। दूसरा, आपको जो उसने आपने आपने टाइटल देना है वो देना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब इसमें अगर हम बेसिक बेसिक रूल्स, अगर मैं यहाँ पे इस वक्त बिल्कुल ब्रीफली मैं बताना शुरू करूँ, जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो विल टेक ये प्रेसी के रूल्स वाला दोबारा से हम एक दफा डिस्कस करेंगे बिफोर वी स्टार्टिंग ऑन टू द सेशन। लेकिन जनरली जो अभी एक थीम डिसाइड करना, कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेनेवर यू आर अप्रोचिंग अ प्रेसी। और आपने बहुत ज्यादा हैवी वोकैबुलरी यूज करना जरूरी नहीं है। जीआरई को रटना जरूरी नहीं है। आई हैड अ नॉर्मल वोकैबुलरी एंड आई हैव सेल्ड थ्रू इट। बहुत ज्यादा मुश्किल लफ्ज को याद करने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव टाइम दैट इज वेल एंड गुड। कोशिश जरूर करें, मैं कोशिश करने से मना नहीं कर रही। इट इज वेरी 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 गुड अगर आप कर सकें। पर अगर आप सिर्फ, अगर ये चीज आपको वे डाउन कर रही है कि मैं पूरे 3000 लफ्ज याद नहीं कर सकूंगा, तो दैट इज ओके, आप 1000 लफ्ज याद कर लें। जितनी the contention is nothing should be weighing you down and you should be putting as much an effort as possible। 3000 लफ्ज याद कर लें तो और क्या चाहिए, बहुत अच्छी बात है, करें। लेकिन इस चीज को सोच के अपने लिए हिंड्रेंस पैदा मत करें, स्पेशली जब आपने प्रेसी करनी है। अब ये तो एक जनरल बात है, लेकिन जब आपने प्रेसी करनी है तो याद रखिए कि सिंपल लफ्जों में आपने उस चीज का खुलासा पेश करना है। डू नॉट ट्राई टू पुट हैवी वर्ड्स इन इट, क्योंकि प्रेसी का मतलब है यू हैव टू गिव इन a very simplified and a very short version of the thing that has been given to you for reading। उसको कॉम्प्लिकेट मत करें। आपने ब्रीफ और क्लैरिटी के साथ उस चीज को अपनी पेपर पे प्रेजेंट करना है एंड दैट शुड बी 1/3 ऑफ द टोटल लेंथ। अब लेंथ का थोड़ा सा ख्याल रखना जरूरी है। आपने ना उसको बहुत ज्यादा छोटा करना है और ना बहुत ज्यादा लंबा करना है। ऑल थ्रू माई एजुकेशनल करियर, एंड दैट हैज बीन क्वाइट एन एजुकेशनल करियर, मेरा ये कंक्लूजन है कि जो हमारे एग्जामिनर्स हैं उनको लेंथ, दे आर लेंथ सेंसिटिव। व्हेन दे रिक्वायर लॉन्गर लेंथ्स दे डू लुक फॉर इट। दिस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी। आपकी क्वालिटी ऑलवेज मैटर्स, पोस्टस्क्रिप्ट क्वालिटी मैटर्स, बट द पॉइंट इज आपकी लेंथ भी मैटर करती है। और प्रेसी में आपको लंबी लेंथ नहीं, प्रेसी में आपको शॉर्ट लेंथ चाहिए, लेकिन ज्यादा शॉर्ट भी नहीं करनी कि 1/3 से कम कर दें आप, कि बहुत ही शॉर्ट कर दें। और अगर आप बहुत लंबा कर देंगे दैट इज ऑल्सो गोइंग टू किल द होल पर्पस ऑफ इट। 1 या 2 सेंटेंस 10 to 20 वर्ड्स प्लस चलते हैं, 5 to 10 वर्ड्स माइनस चलते हैं, लेकिन आपको उन चीजों का ख्याल रखना है। इसके अलावा जो प्रेसी में आपने बहुत ज्यादा है कि आपने अब ये देखना है कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है और कौन सी एक्सक्लूड करनी है। ये वो बात है जिसपे बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो बहुत नेसेसरी है वो आप इंक्लूड करते हैं। उसके अलावा जैसे इसमें ईयर मेंशन किया हुआ है इन 1912 और समथिंग, उसको आप ओमिट कर दें तो इसकी खैर है। और मोस्टली स्टेटिस्टिक्स को हम ओमिट करते हैं। वो जितनी आप लोग प्रेसेस करते जाएंगे साथ साथ वो
पैसेज टू पैसेज आप लोगों को समझ भी आती जाएगी। बाज़-औक़ात पैसेज की सेंस बनाने के लिए कोई ना कोई स्टैट्स देना या कोई ना कोई रेफरेंस देना ज़रूरी हो जाता है। वो आपको उस पैसेज की अंडरस्टैंडिंग के थ्रू पता होना चाहिए। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है, आप इसको टोटली ओमिट कर सकते हैं, आपने सिर्फ़ उसका आइडिया कन्वे करना होता है। और इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं अपने खुद के प्रेसी के पेपर लिखते हुए मैं गलती ऑलमोस्ट करते-करते रह गई, वो ये है कि आपने एज़ अ थर्ड पर्सन लिखना है। बाज़-औक़ात आप पूरा वक़्त एज़ अ थर्ड पर्सन प्रेसी लिखने की प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो समहाउ आपको वो चीज़ ज़हन से स्किप हो जाती है। आपने पास्ट टेंस में लिखना है, आपने एज़ अ थर्ड पर्सन लिखना है। जब आप 5 से 10 प्रेसेस कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको वो ऑटोमेटिकली सेट इन मोशन हो जाती है वो चीज़। आप प्रेसी देखते ही आपको पता लग जाता है कि मैंने इसको अप्रोच कैसे करना है, एज़ अ थर्ड पर्सन करना है या एज़ अ सिचुएशनल एनालिसिस मैंने इस प्रेसी को अप्रोच करना है। सो दीज आर द बेसिक रूल्स कि आपको प्रेसी लिखनी कैसे है और उस चीज़ को अप्रोच कैसे करना है। अब जो बुक्स वगैरह आपकी होती हैं प्रेसी इज़ मेनली अबाउट प्रैक्टिस। आप पास्ट पेपर्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसके अलावा जो बाकी कॉम्प्रिहेंशन के लिए या पेयर ऑफ वर्ड्स वगैरह के लिए आपको यूज़ करनी होती हैं बुक्स, वो एक्सप्लोरिंग इंग्लिश बहुत अच्छी बुक है, कारवान वालों की बुक है, तो आप वो बुक्स यूज़ कर सकते हैं। आपने अपना जो एंड गोल है वो आपने अचीव करना है, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही चीज़ करनी है। अब जो नेक्स्ट 2 हमारे पास पॉइंट्स हैं कि हम प्रेसी को कवर कैसे करें, एंड देन आई विल बी ब्रीफिंग यू अबाउट के जो सेशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसके की फीचर्स क्या हैं। देखिए, जो इंग्लिश और प्रेसी है, एक बात को याद रखें, आपके बहुत अच्छे नंबर भी हों, बहुत अच्छे नंबर भी, आपके एक पेपर की वजह से आप पास या फेल होते हैं, और वो ज़्यादातर इंग्लिश का पेपर होता है। कुछ लोग प्रेसी में फेल हो रहे होते हैं, कुछ एसे में फेल हो रहे होते हैं। तो ये जो दोनों पेपर हैं, इनको आपने निग्लेक्ट किसी भी सूरत नहीं करना। इनको साथ-साथ लेके चलें, इसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ बनाएँ, क्योंकि अगर इस पेपर में आपकी एक्सपर्टीज़ होती है, तो वो आपके सारे पेपर्स में रिफ्लेक्ट करती है। आपकी इंग्लिश, आपकी ग्रामर, आपका प्रेसी करने का, देखें प्रेसी तो अगर आपके पास टाइम थोड़ा रह गया और आपने अपना क्वेश्चन पूरा करना है, तो उसमें क्वेश्चन को आधा छोड़ के आने के बजाय इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि आप बेशक एक पेज में सही, लेकिन आप बात पूरी अपनी कन्वे कर दें, एंड दैट डज़ गेट्स यू नंबर समटाइम्स। जैसे मैंने अपनी यूएस हिस्ट्री के पेपर की बात बताई है आपको। सो अगर आपकी इन चीज़ों में एक्सपर्टीज़ है, आप ऐसे अच्छा लिखते हैं, आर्गुमेंटेशन अच्छा करते हैं, तो आपको ये ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश के जो हैं उसके अंदर की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। आप इसको साथ-साथ, आई वुड एडवाइज़ एवरीबॉडी कि आप लोग इसको साथ-साथ लेके चलें। अगर आप अभी अभी अगर आपकी ग्रामर वीक है, तो पहले आप ग्रामर को अपनी इम्प्रूव करना शुरू करें। उसके बाद आप प्रेसेस की प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेहतर है। एसेस की आउटलाइन्स लिखना शुरू करें, फिर उसके बाद एक दफ़ा आपकी आउटलाइन्स आप मास्टर करते हैं, तो साथ में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन्स लिखना शुरू करें, और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आप फुल एसेस लिखना शुरू करें, क्योंकि ऐसे में भी खाली आउटलाइन लिखना और पूरा ऐसे लिखना टोटली डिफरेंट चीज़ है। अब हम आते हैं कि जो सेशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ, उसमें देखें जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा और उसमें मैंने ऑब्जर्व किया, दैट इज़ द प्रैक्टिस इज़ गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। आप, ये वो चीज़ें हैं जो शायद समझाने से इतनी समझ नहीं आती। आप एक दफ़ा बताते हो, दूसरी दफ़ा बताते हो, पर ये सुन-सुन के याद होने वाली चीज़ नहीं है प्रेसी या ऐसे। ये आपके लिख-लिख के समझ आने वाली चीज़ें हैं। सो ये जो मेरा सेशन है उसमें हम आई विल लाइक कि हम सिर्फ पहला लेक्चर जो एज़ आई हैव प्लान्ड कि इसमें आई विल टेक 1 और 2 लेक्चर्स स्टार्ट में। आई विल हैव अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लिमिटेड स्लॉट्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स हों, थोड़े से स्टूडेंट्स बिल्कुल मैं लूँगी, और उन उनको चूँकि पर्सनलाइज़ क्रिटिक देनी है, तो उस दैट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो आई विल बी टेकिंग फ्यू स्टूडेंट्स, तो वो जो स्टूडेंट्स होंगे उनको मुझे पर्सनली मुझे पता होगा कि इनको किस-किस लेवल पे हेल्प की ज़रूरत है। सो पहले हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बाद, एंड आफ्टर हैविंग एक्सप्लेन्ड टू देम हाउ द प्रेसी वी आर गोइंग टू अप्रोच प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड अ लिटिल बिट ऑफ ट्रांसलेशन एज़ वेल। सो द सेशन विल बी ऑल अबाउट इवैल्यूएशंस। आप लोगों ने मुझे प्रेसी सॉल्व करके दिखानी होगी। विल बी वर्किंग एज अ क्लोज्ड ग्रुप, विल बी हेल्पिंग ईच अदर। जो मेरे पास मटेरियल होगा आई विल बी शेयरिंग इट। मेरे कुछ सैंपल पेपर्स होंगे, प्रेसीज होंगे, वो हम शेयर करेंगे, बट मोस्टली इट विल बी अबाउट यू, how you approach things and how you are going to modify your style to make it better। और आप लोग प्रेसी को किस तरह से मास्टर करेंगे, उसके अंदर कौन कौन सी मिस्टेक्स करेंगे, और कितनी बेसिकली प्रैक्टिस कितनी आप लोग कर सकते हैं। सो प्रेसी आप
बेसिकली इट विल बी एन एवेल्युएशन बेस्ड सेशन, जिसमें मैंने आपको प्रेसी आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, मैं उसको एवेल्युएट करूंगी और उसके ऊपर मेरा फीडबैक होगा। और फिर इन द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, डिपेंडिंग अपॉन दैट ग्रुप ऑफ पीपल और दैट पर्सन, अगर किसी को इंडिविजुअली चाहिए, फिर हम देखेंगे उसमें उसके मुताबिक जो ज़रूरत के मुताबिक लेक्चर्स होंगे वो मैं बीच में डिलीवर करूंगी। और इसमें ऑलमोस्ट रफली दैट द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स विल बी अराउंड 1 मंथ। और इसके अलावा हम इसमें प्रेसिस करेंगे। आई हैव एन आइडिया कि ऑलमोस्ट 9 to 10 प्रेसिस शुड बी इनफ टू मेक यू थ्रू इट। आप लोग चलना शुरू कर देते हैं, आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाती है। हम साथ में कॉम्प्रीहेंशंस, कंपोजिशन, ट्रांसलेशन भी थोड़ी थोड़ी टच करेंगे, तो उसकी भी प्रैक्टिस होगी। लेकिन वो कंपैरेटिवली इजी होता है एज कम्पेयर टू प्रेसी। तो इसलिए कॉम्प्रीहेंशन और ट्रांसलेशन पैसेज जो हम प्रैक्टिस करेंगे दैट विल बी फ्यूअर एज कम्पेयर टू द प्रेसी। और इसका पूरा एक फॉर्मेट है, व्हेन वी विल बी स्टार्टिंग द सेशन, तो वो हम शुरू में मैं शेयर कर दूंगी, बिकॉज आई लाइक टू मेक इट स्केड्यूल्ड। चीज जितनी स्केड्यूल होगी आप लोगों को उस चीज में ब्लेंड होने में उतना ज्यादा फायदा होगा। तो दिस इज ऑल। और ड्यूरेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो, जो कोऑर्डिनेटर का नंबर है वो पोस्टर्स के ऊपर गिवन है, हम यहाँ पे शेयर भी कर देंगे, यू कैन कोऑर्डिनेट एट दैट नंबर एज वेल। और इसके अलावा कोई भी आप लोगों के क्वेश्चंस हो तो आई विल बी टेकिंग देम शॉर्टली। और दिस इज ऑल फॉर दी प्रेसी फीचर्स ऑफ द सेशन दैट आई एम गोइंग टू हैव, जिसमें आई होप आई हैव मेक थिंग्स क्लियर। इसके अलावा कोई भी आप लोगों के क्वेश्चंस हो तो we'll be taking them shortly. Okay, so thank you, ma'am, for your brief orientation and sharing your journey and tips. These are surely an important thing and important piece of information जो आपने share की है students के साथ, and hopefully इनसे they will get some motivation. And एक main चीज जो आपने आज मेरे लिए जो informative थी और बाकियों के लिए, how you can prepare your CSS or PMS in limited amount of time and by doing job simultaneously. तो ये वो चीज़ है जिसपे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन होती है और वो आपने उसको काफ़ी क्लियर किया है और आपके एग्जांपल भी सबके सामने है। तो लेट अस हैव क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर के लिए वो हैंड रेज कर देंगे जिसका क्वेश्चन आंसर है। एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन कि आपके जो क्वेश्चन है वो लिमिटेड रहें रिलेटेड टू द कोर्स, एंड इफ यू हैव एनी जेनेरिक क्वेश्चन तो उसको ब्रीफली और प्रिसाइजली उसको प्रेजेंट करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन कैटर किए जा सकें। तो जिनके क्वेश्चन हैं वो हैंड रेज कर दें। आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन। So first we have Talha Salar. अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम एक क्वेश्चन था आपसे जनरली कि आपने भी कहा और सर उस्मान भी कह रहे थे कि लिमिटेड टाइम में सीएसएस हो सकता है, तो क्या मतलब हम ये समझ सकते हैं आप भी टॉपर थी अपने थ्रू आउट लाइक एफएसी और इसमें, तो हम जैसे मीडियोकर्स जो स्टूडेंट हैं इनके लिए भी ये पॉसिबल है कि मतलब एक साल में तैयारी वो कर सके, चीजों को ब्रीफली अगर साथ साथ लेकर चल सकें, तो क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए? और इसमें क्या हो सकता है, बुक को पूरा पढ़ें, क्या हमारे लिए पॉसिबल होगा ये? अच्छा देखिए, क्योंकि first thing that I'll advise to everybody who is listening, do not start your journey with self doubt. आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। I am also a mediocre person. So डिपेंड ये करता है कि आपने किस टाइम पे कितनी मेहनत की है। आप आज इस चीज के लिए मेहनत करेंगे, यू विल बी आउट टू सी योर रिजल्ट्स। सो ऐसे बिल्कुल नहीं सोचें कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, 1 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है, यकीन माने बहुत ज्यादा टाइम होता है। जब आप एक एक घड़ी का हिसाब रख के पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत ज्यादा एम्पल टाइम है। सो बिल्कुल बहुत टाइम है आपके पास और आप इसको बहुत अच्छे से नेल कर सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is Alishba. जी वालेकुम सलाम।
ओके, तो मेरा मैम ये क्वेश्चन है कि एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है हमेशा से कि एक स्टूडेंट को ऐसी क्या चीज है जो उसकी उसकी ग्रामर बेटर है, क्योंकि ये देखिए प्रेसी और कंपोजिशन ये बहुत बाद में तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हमें पहले अपनी बिल्कुल इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल फ्लॉलेस करना है। तो क्या आप कोई बुक ऐसी रिकमेंड कर सकती हैं, आप कोई ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकती हैं, जैसे अब एक बेसिक है कि देयर इज तीन, एक है एक क्वाइट है, एक क्वाइट है, एक क्वाइट है, these three words have different meanings. तो क्या कोई ऐसी बुक है या कोई ऐसा मतलब कोई ग्रामर एटलीस्ट उसकी सही? हेलो। आई थिंक वी लॉस्ट हर। तो उनका ये क्वेश्चन है कि कोई बुक बता दें जिससे वो ग्रामर की चीजें कवर कर जी, लें। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात ये है कि देखिए बुक का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। रेनन मार्टिन इज़ अ वेरी गुड बुक, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी लोकल हमारे पाकिस्तानी ऑथर्स की बुक्स हैं, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, कारवान है, एक्सप्लोरिंग है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिगनर हैं या चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी चाह रहे हैं तो फॉरेन ऑथर्स की बुक डेफिनेटली डू हेल्प। मुझे पर्सनली रेनन मार्टिन बहुत पसंद है। सिंपली आपने करना क्या है कि 12 टेंसेस हैं, सिर्फ 12 टेंसेस हैं। उनके स्ट्रक्चर्स को आपको आने चाहिए कि जब आप कोई भी जुमला लिख रहे हैं तो उसको आपने उस स्ट्रक्चर में ढालना कैसे है। और वो आप विद इन अ मंथ, मतलब इतनी इंग्लिश हम लोगों को बिल्कुल, हमने बेसिक्स से तो स्टार्ट नहीं करना ना, हमने उसको मोस्टली फाइन ट्यून करना होता है। और अगर आपने बेसिक से भी स्टार्ट करना है तो भी अगर आप डेडिकेटेड हैं तो दैट यू कैन कवर इन विद इन अ मंथ। बुक आप कोई कोई सी एक चूज कर लें बुक, और एक दो मैंने मेंशन भी कर दी हैं, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ग्रामर को। और एक बात दोबारा मैं कहूंगी कि वो चीजें हैं जो आप देखें, आप बुक पढ़ के तो ग्रामर कभी भी याद नहीं कर सकते। दिस इज ऑल योर प्रैक्टिस। तो आप टेंसेस को लिखें, ट्रांसलेशंस को करें, तो उस तरह से आपकी ग्रामर फाइन ट्यून हो जाएगी। जी सर। Okay, so next is finally we have a lot of questions. जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, मेरा सवाल है कि पिछली में जैसे आपने कहा था पास्ट टेंस में लिखना है, तो मैम हर पिछली तो पास्ट टेंस में नहीं लिखी जाती। मैंने मतलब कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशन हो जाता है तो उसमें प्रेजेंट टेंस भी यूज करना होता है, तो बिल्कुल मैम इसमें बिल्कुल। अगर इसमें जी कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो अगर आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें। सेकेंडली दूसरा क्वेश्चन में मेरा ये है कि आपने मतलब इतने कम वक्त में अपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स तैयार किए, तो मैं आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? आपने किस तरीके से कोई सब्जेक्ट आप इन जनरल मतलब आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज करके आप भी सब्जेक्ट तैयार करते थे? ओके। अपना माइक प्लीज ऑफ कर दें। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले भी बताते हुए कहा था कि मोस्टली वी डू इट इन एज अ थर्ड पर्सन और पास्ट टेंस में। लेकिन कुछ प्रेसीज की नेचर जो है वो डिफरेंट होती है। वो आपको प्रेसी पढ़ के, जब एक दफ़ा आपने प्रैक्टिस कर ली होती है काफ़ी, तो आपको प्रेसी पढ़ के उस चीज़ की सेंस समझ आ जाती है। ये बात मैंने पहले मेंशन की थी कि इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप लोग जब एक दफ़ा देखें, जैसे 2020 वाली प्रेसी थी, मंटो के बारे में थी, तो वो एक मंटो के ऊपर उसने अपना व्यू पॉइंट शेयर किया हुआ है। उसमें बहुत सारे लोगों को उस वक्त कंफ्यूजन थी कि अब हम इसको लिखने में कैसे अप्रोच करेंगे। बाजुकात जो आपको प्रेसी का पैसेज दिया जाता है, दैट इज अ नरेशन फ्रॉम समबडी। कभी कभी वो वैसे ही हिलाते हाजरा पे तबसरा हो रहा होता है उसके अंदर, तो आपने उसको एज अ थर्ड पर्सन लिखना होता है। और उसके बाद जो सिचुएशन होती है, अगर वो पास्ट टेंस में है, जब आप थर्ड नरेशन में जाते हो ना, तो बाजुकात आपको पैसिव वॉइस में जाना पड़ता है, बाजुकात आप एक्टिव वॉइस में उस चीज को लिखते हो। वो मोस्टली वाली बात है, लेकिन बाजुकात पैसेज आपको खुद बता देते हैं कि आपको उसे किस नरेशन में लिखना है। प्रेसी लिखते हुए सिर्फ एक बात आपने याद रखनी है कि आप ये समझ लें कि ये एक खुलासा है जो आप किसी और को पेश कर रहे हैं। उसकी नरेशन और उसका टेंस वो फिर आपका उस हिसाब से होना चाहिए। अगर फर्ज करें आपका पैसेज ऐसा है जिसमें
कोई यूनिवर्सल ट्रूथ्स को बयान किया हुआ है तो उसमें आपको ऑब्वियसली प्रेजेंट टेंस लेके आना पड़ेगा बीच में, वो तो पास नहीं हो सकते, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट। तो वो आपकी उस नेचर टू नेचर डिफर करता है प्रेसी के ऊपर। और जो सेकंड क्वेश्चन था आपका, मैं चाहूंगी दोबारा से इस बात को असर्ट करना दैट इट इज़ नॉट ऑलवेज कि मैंने इट इज़ नॉट द केस कि मैंने 3 महीने में तैयारी की है। मैंने जैसे पहले बताया कि मेरा एक कंसिडरेबल बैकग्राउंड ऑलरेडी था। 3 महीने वरना सफिशिएंट नहीं है तैयारी के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और वो तभी होता है 3 महीने में जब आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। तो 3 महीने तो वो थे जो मैंने छुट्टी ली थी, तैयारी मैं उससे पहले से कर रही थी। तो अप्रोच सब्जेक्ट को उसी तरह किया था कि पहले फर्स्ट रीड 3 कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने की कोशिश की और उसके बाद उन चीज़ों को याद करना शुरू किया, फिर साथ में पास्ट पेपर्स देखे, फिर उसको एनालिटिकल थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, करंट अफेयर्स के साथ उस चीज़ को रिलेट करते रहे। सो दैट वाज हाउ आई अप्रोच द सब्जेक्ट्स। जी सर। हेलो। जी नेक्स्ट अमीन। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट प्रेसी के बारे में कि एक जैसे प्रेसी है, हमने उसके आइडिया को समराइज करके प्रिसाइज करके लिखना है, या कुछ एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ रिफ्रेश करके सेंटेंसेस को लिख देते हैं, इसमें कंफ्यूजन होती है। और दूसरा, जैसे इसमें नज़ीर हुसैन वाला जैसे प्रेसी था जिसमें बार बार उसका नाम रिपीट हो रहा है, या जिसमें कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, तो उसको प्रेसी के लिए क्या कोई टेक्निक है कि उसको एस कर ले। एंड सेकंड क्वेश्चन ये कि आप काइंड वो जो हिस्ट्री वाली आपने बुक बताई है उसका नेम रिपीट कर देंगे? थैंक यू। अच्छा, इसमें ये है कि जो जो आपने पूछा कि अगर आपके पास रिफ्रेजिंग है उसको और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए। देखिए, सिर्फ रिफ्रेज करना काफी नहीं है। That is why some people score higher and some people score lower in the Prezi. Simple rephrasing से पढ़ने वाले को कभी मजा आएगा ही नहीं। आपने उस चीज की जिस्ट को कन्वे करना है अपने अल्फाज में, तो जब अपने अल्फाज हैं तो रीफ्रेजिंग तो डेफिनेटली इज देयर। लेकिन अगर आप सिंपल सेंटेंस पे सेंटेंस रीफ्रेज करेंगे ना, तो बाजुकात आप वो जिस्ट कन्वे नहीं कर पाते। बाजुकात आपको वो सेंटेंस भी लिखना पड़ता है जो उसके 5-6 सेंटेंसेस से मिला के जो आप मॉरल स्टोरी गेन कर रहे हैं ना, वो आप एक सेंटेंस में लिख देते हैं, एंड दैट कन्वेज इट आउट। और वो उस चीज का कॉन्सेप्ट कन्वे कर देते हैं, और वो आपकी प्रेसी भी हो जाती है साथ में। सो इसलिए आई वुड एम्फसाइज कि इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और उस तरह से उसको रिफ्रेश करना जरूरी है। सेकेंडली, जहाँ नाम की रेपुटेशन आ रही है ऑब्वियसली आपको उसको अवॉइड करना है और आपको वो नाम इतनी इतनी जगह नहीं लिखना। दिस इज अटैक्ट कि आप उसको फिर कैसे अप्रोच करते हैं कि यू हैव टू कि आपने एक दफा उसका नाम लिखने के बाद देन यू नो कि आगे उसी बंदे का जिक्र हो रहा है। so that is how you write, that is all about it. सेकेंडली, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है प्रेसी में हमेशा शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस हेल्प यू। बाजुकात लोग वेदर लगा के और बट लगा के और वो सारे कनेक्टिंग सेंटेंसेस लगा के एक सेंटेंस करने के चक्कर में उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अगर आप कभी गौर करें इस चीज को दोनों तरह से करके, तो नंबर ऑफ वर्ड्स पे कभी भी असर नहीं पड़ रहा होता। तो फर्क पड़ रहा आप अगर सेंटेंस को ब्रेक कर देना तो बल्कि नंबर ऑफ वर्ड्स अक्सर कम हो जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सिंपल वर्ड्स रखें और शॉर्ट सेंटेंसेस रखें। जो यूएस हिस्ट्री की बुक है उसका नाम मुझे भी नहीं आता। आई थिंक दैट वाज अ बुक दैट वाज इशूड बाय द यूएस फॉरेन ऑफिस। उसका कोई नाम नहीं, उसके ऊपर यूएस हिस्ट्री ही लिखा हुआ है। तो मैंने खुद बड़ी कोशिश की उसको सर्च करने की, क्योंकि मुझे उसका अपडेटेड वेरिएंट चाहिए था, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, आई हैव 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट इज कि जैसे पहले हमारे पास पीएमएस आ रहा है अभी, तो क्या एसे एंड प्रेसी हमारे पास इन दोनों सब्जेक्ट्स की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं सारी, वो क्या दोनों की सेम है पीएमएस और सीएसएस की? और दूसरी चीज़ ये है कि क्या आप पीएमएस में जनरल नॉलेज के बारे में थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि उसको हम कहाँ से स्टार्ट करें? थैंक यू। वेलकम। अच्छा, ये है कि सीएसएस की एसे और पीएमएस की एसे और प्रेसी जो है वो ऑलमोस्ट दे आर द सेम। उसमें सिर्फ ये है कि जो पीएमएस कैसे होता है उसकी लेंथ शॉर्टर होती है।
तो आपको सिर्फ लेंथ के साथ और टाइमिंग के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि टाइम की वजह से ऑब्वियसली आपको लेंथ छोटी करनी पड़ती है। इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है, टेक्निक्स दोनों में एक ही है, स्किल सेट एक ही है। और दूसरी जहाँ तक बात है जीके की, तो देखिए उसमें ना 2 आपके लाइन ऑफ एक्शंस होते हैं। पहले कि आपने पास पेपर्स करने होते हैं, जितने भी पास पेपर्स आप कर सकते हैं पीपीएससी के करें। मैंने सिर्फ पास पे, मेरे पास टाइम थोड़ा था तो मैंने तो सिर्फ पास पेपर्स किए थे। थोड़ी सी मेरी जनरल नॉलेज कहीं कहीं मुझे हेल्प कर जाती थी, बल्कि काफ़ी जगह हेल्प कर जाती थी। लेकिन ये है कि पास पेपर्स मैंने किए थे और बहुत किए थे। पास पेपर्स करते हुए आप ये देख लें कि जैसे जो अपना आपका ठीक आंसर है ना, उसके अलावा भी आप बाकी ऑप्शंस पे गौर कर सकते हैं कि उनके बारे में भी थोड़ी सी आपको जनरल नॉलेज हो। इसके अलावा आपके पास इंसाइक्लोपीडियाज हैं, कारवान वालों की बुक है, और मार्केट में 1-2 अच्छी बुक्स हैं, आप उनको स्टडी कर लें। उनमें से भी चीज़ें आप शिफ्ट करना शुरू कर दें तो कोई ना कोई चीज़ आपको मोस्टली याद रह जाती है। तो ये 2 तरीके होते हैं, क्या एक आप पास्ट पेपर सॉल्व करें और दूसरा आप अपने जो है जो पीएमएस की जीके के लिए स्पेसिफिक सेट पैटर्न पे बुक्स हैं आप उनको पढ़ लें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, ये जो पीएमएस उर्दू का सब्जेक्ट है ये बड़ा चैलेंजिंग समझा जाता है, तो इसको काइंडली जरा बता दें किस तरीके से इस किया जा सकता है, इसके कुछ सोर्सेज बता दें। देखिए कलीदे उर्दू से तैयार किया था मैंने उर्दू, और इसके अलावा ये था उर्दू में थोड़ी सी जो मेरी खुद की स्टडी है, उसने मुझे हेल्प किया था। इसके अलावा उर्दू इज़ नॉट वेरी चैलेंजिंग सब्जेक्ट। अगर आपकी उर्दू लिखनी आपको अच्छी आती है और बेसिक्स हैं उर्दू की, तो वो चैलेंजिंग मेरा नहीं ख्याल बिल्कुल भी है। आप उसमें ऐसे कर सकते हैं कि सिंपल आपने एक तो कलीदे जो जो सिंपल मैं आपको टिप दूंगी। अब उर्दू का पेपर के लिए बहुत ही कम टाइम था मेरे पास, तो मैंने क्या किया था कि जो लकीली मेरे पास एक बुक पड़ी हुई थी, मेरी पुरानी बुक, तो मैंने उसको खोल लिया और मैंने, क्योंकि वो आपकी ना कहीं रिमोट मेमोरी में चीज़ें पड़ी होती हैं, तो वो शेर, देखिए शेर तो आपने लिखने हैं उर्दू के लिए ना। आपने एक बात याद रखनी है कि आपने शेर लिखने हैं, आपने उसके तशरीह वगैरह आएगी और मुख्तलिफ उसके क्वेश्चंस आएंगे, तो जितना आप उसको लिटरेरी टच दे सकते हैं उतनी उतनी अच्छी बात है। और शेर आपको जो नॉर्मली जो आपने जनरल शेर पढ़े होते हैं, अगर तो आपको बिल्कुल उर्दू लिटरेचर से इतना ताल्लुक नहीं है, तो फिर आप रोजाना के थोड़े थोड़े शेर पढ़ना शुरू कर दें, उन उन चीज़ों से इन टच होना शुरू कर दें। तो मुझे जो जनरली शेर आते हैं, कभी जिंदगी में पढ़े थे, व्हाट आई डिड वाज टू गैदर देम ऑल। मैंने उन सबको इकट्ठा करके एक रात पहले, एक 4 सफ़े थे मेरे ख्याल में, उसके ऊपर कोई 25 से 30 शेर थे, और आई मेड श्योर कि मैं जो भी लिख रही हूँ मैं उसमें वो एंटर कर दूँ। और लेंथ अच्छी थी मेरी, कंटेंट अखबार वगैरह पढ़ने की वजह से जो भी आपके पास कंटेंट होता है वो अच्छा है, उसको आप डिलीवर अच्छे से कर दें। उर्दू इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ, अगर आपकी उर्दू की बेसिक्स नहीं है तो फिर आप बेसिक्स थोड़ी सी डेवलप कर लो, आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। दैट इज़ इट। Last question I will take, and then as Dr. Nida has to go somewhere and positive time, so I will be winding up. Last question from uh, Doctor, I don't know what is your complete name, और उसके बाद that will be end, और आपके जो questions होंगे बाकी you can channel your questions to me, and then I will ask Dr. Nida and will share the answers with you. So I think that's it. वो unmute नहीं हो रहे. So, ma'am, thank you very much for your time and for all of your tips. I think students के लिए काफी valuable होंगी, और ये इसकी recording I will share with all, and YouTube पे भी available होगी इसकी recording. And if you are interested to join the valuation session, the number is in front of you. You can contact at this number, or you can contact me as well. I will link you with the coordinator, और आपके जो भी questions होंगे वो यहाँ पे आप forward भी कर सकते हैं. So that's all from today's session, and at the end again, thank you very much, Dr. Nida, for arranging this seminar and for sparing some time for the students. We will Thank you so surely much, sir. bother you again. And Sure thing.
And Thank you so much, sir, for being a wonderful co-host. Welcome. And thank you everyone for joining. इंशाल्लाह इस तरह के सेशन और भी हम करेंगे, पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक पे भी और बाकी सब्जेक्ट्स में भी। तो जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ साथ मैं कुछ और सेशन करवाऊंगा ऑन प्रेसी, तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसमें होपफुली वो कवर हो जाएंगी। So that's all. Thank you very much for joining.